नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके पेपर में 100% आप पूछे जाने वाले होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, फिजिक्स का पार्ट नंबर 1 के कुछ सवाल और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए समझाते हैं। आपका सबसे पहला टाइप है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में आपको क्या समझना होता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस समतल दर्पण के बारे में समझना पड़ेगा या फिर किसी पॉलिश की हुई सतह को मतलब किसी पॉलिश की हुई सतह पर प्रकाश को टकराने से संबंधित ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यदि किसी पॉलिश की हुई सतह पर अगर कोई प्रकाश की किरणें आती हैं और टकराकर वापस पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके नियम को, जो कि सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे कि प्रकाश के परावर्तन को नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक समतल दर्पण लेना पड़ेगा। तो समतल दर्पण की यहाँ पे चीज, समतल दर्पण का फिगर हमने बनाया हुआ है। समतल दर्पण ही क्यों लिया गया, क्योंकि दोस्तों ये ध्यान रखना, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण, इसीलिए हमने समतल दर्पण को लिया हुआ है। आगे देखिएगा, समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, पहला सवाल। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इनके नियमों को समझने से पहले कुछ बातों को समझना पड़ेगा हम लोगों को। इसमें कुछ किरण होते हैं, कुछ कोण होते हैं, कुछ अभिलंब होते हैं। तो उन सभी बातों को हम लोग समझते हैं बारी बारी से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं। तो प्रकाश की किरणें तो आती हैं सूर्य से भाई। तो सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। और पुनः देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे देखिएगा दर्पण पर पड़कर फिर वापस लौट रही है किरणें, तो लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और अगर किसी सतह पर कोई लंब पड़ता है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं अभिलंब। बात क्लियर हो गया। आने वाली किरणें आपतित किरण, जाने वाली किरण टकराकर परावर्तित किरण, खींचा गया लंब अभिलंब। और ये तीनों जहां मिलते हैं उस बिंदु को, एक बिंदु का नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, जहां ये तीनों जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। और आगे देखिएगा, अब दो बातें यहाँ पे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको कहा जाता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। अब आते हैं इसके नियमों के बारे में समझते हैं कि नियम क्या कहते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? दो नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। ध्यान रखिएगा आगे कौन कौन से नियम होते हैं। तो पहला नियम बनता है इन्हीं तीनों से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया लंब तीनों एक समतल में होते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों एक समतल में है। तो पहला नियम होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक समतल में होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है आपके पास, आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, अतः आई बराबर आर होगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अब आगे थोड़ा सा पॉइंट और समझाते हैं हम लोग इसमें। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर हुआ क्यों? क्योंकि जितने वेग से किरणें यहां से आई थी उतना ही वेग से टकराकर वापस चली गई। तो जितना कोण इधर बनेगा उतना ही कोण टकराने के बाद बनेगा। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं अगले स्लाइड के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपने सवालों को एक बार फिर से। सारे इंपॉर्टेंट सवालों को हमने बोर्ड पे लिया हुआ है। अब की बार के क्वेश्चंस आपके दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है अपने पहले पार्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं हम लोग सारे प्रश्नों को किस प्रकार से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल पूछता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, छोटा एफ से, और वक्रता त्रिज्या बड़ा आर। ठीक है दोस्तों। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो ध्यान रखिएगा। संबंध की अगर बारे में बात करेगा, एफ बराबर होता है r/2, उसके बाद r बराबर 2f। दोनों बात एक ही है दोस्तों, f बराबर r/2 कहें या फिर r बराबर 2f कहें। अगली बात आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रतिबिंबों के हमने यहाँ पे पूरे चित्रों को बनाया हुआ है, जिसमें आपको दर्शाया गया सबसे पहला समतल दर्पण का फिगर, अवतल दर्पण का फिगर और उत्तल दर्पण का फिगर।
परिभाषा के हिसाब से अगर देखें दोस्तों तो समतल दर्पण तो बिल्कुल प्लेन होता है, और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह दोस्तों यहाँ पे देखना ध्यान से उठा हुआ होता है, और जिसका परावर्तक सतह उल्टा बोल दिए दोस्तों, जिसका परावर्तक सतह बाहर से पेंट किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसका वक्र मतलब जिसका परावर्तक सतह भीतर से पेंट किया हुआ होता है उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, अवतल दर्पण बाहर से रचित किया हुआ होगा, उत्तल दर्पण अंदर से रचित किया हुआ होगा। सेकंड अंतर को अगर समझे हम लोग तो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर इन सभी चीजों को समझें एक बार के लिए, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। इसका कोई उपनाम नहीं है दोस्तों, तो इसी के चलते हमने यहाँ पे इसका उपनाम को नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों दोस्तों ऋणात्मक होती हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऋणात्मक का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह को हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती हैं, और इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब मिलते हैं हम लोगों को, सीधा भी मिलेगा और उल्टा भी मिलेगा, और आकार के बराबर भी मिलता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। और अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण का मतलब ये हो गया कि ये सारे जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी ये सभी को एक जगह एकत्रित कर देता है दर्पण, इसीलिए इसका प्रयोग अभी लिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तल दर्पण अंदर से पेंट किया हुआ होगा, इसका उस दोनों चीजें जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है ये दोनों प्लस में होंगी, और इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है दोस्तों। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। मतलब क्या हुआ कि उत्तल दर्पण का काम होता है कि प्रकाश की किरणें जो भी आएंगी उसको बिखेरेगा, इसी के चलते इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जिसमें u वस्तु दूरी होता है, v होता है प्रतिबिंब दूरी, और f होता है फोकस दूरी। आगे क्वेश्चन समझेंगे। इसके बाद आता है इसका आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन किसे कहते हैं हम लोग दोस्तों की प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, जिसको m से डिनोट किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं h डैश बटा h, और यहाँ पे फॉर्मूला बनता है आवर्धन m बराबर -v/u। दर्पण के लिए, सभी गोलीय दर्पण के लिए अनिवार्य होगा, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो गोलीय दर्पण के लिए पूछेगा आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर -v/u। v अभी हमने आपको समझाया प्रतिबिंब दूरी होता है, u वस्तु दूरी होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ये सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण में अंतर को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं लिखने के बाद में। और आगे हम लोग चलते हैं कुछ दर्पणों के उपयोग के बारे में, उसके बाद ये चीजें कंप्लीट होंगी। तो आइए दोस्तों आते हैं हम लोग दर्पणों के उपयोग के बारे में। दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, और अवतल दर्पण के सारे उपयोगों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपका उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में पूछा जाता है बराबर कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइड मिरर हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। आगे अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं दोस्तों, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कामों में किया जाता है। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, बताइए हजामती दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण का मतलब हो गया दाढ़ी बनाने में, बाल बनाने में किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों, ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। डॉक्टरों के द्वारा आंख, कान, नाक और गले की जांच में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। सौर कुकर या सौर भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सौर कुकर या सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट आपको देखना है, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइटों में भी किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। आगे देखिएगा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी से भी सवाल पूछे जाते हैं कि प्रकाश पार के हिसाब से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पारदर्शी उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। इसके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कौन सा ऐसा चीजें हैं जिसमें प्रकाश आसानी से पार करेगा। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, जल, वायु और कांच। ये 3 चीजों में प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, अतः इसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है पारभासी। पारभासी दोस्तों उसे कहा जाता है जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं करेगा और प्रकाश का छोटा सा भाग यानी कि प्रकाश उसमें धुंधला दिखाई देगा। तो धुंधला दिखाई देने वाला में क्या आएगा दोस्तों, तेल लगा हुआ कागज। ये पेपर में पूछा गया सवाल है
कि तेल लगा कागज किसका उदाहरण होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पारभासी पदार्थ का उदाहरण होता है। अगला पॉइंट, अपारदर्शी किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश जिसमें बिल्कुल पार न हो उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी में कुछ भी हो सकता है, लकड़ी, लोहा, मानव शरीर, दीवार। मानव शरीर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मानव शरीर के बारे में पूछा गया पेपर में। मानव शरीर क्या कैसा पदार्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा अपारदर्शी पदार्थ होता है, इसमें प्रकाश नहीं पार कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, ये आपके पार्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के पूछे गए, हमने कवर करा दिए यहाँ पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो फिजिक्स का पार्ट 1 के सारे सवालों को हमने कवर करने की कोशिश की हुई है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।